नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। देश में आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने देश को आज 10वीं बार संबोधित किया। भ्रम फैलाने वालों के हर सवाल का जवाब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सवाल जवाब के फॉर्मेट में मैं चंद सेकंड में आपको दिखाने वाली हूं, लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ये 3 दिन का दौरा होगा जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हर चीज पर डिस्कशन और समीक्षा होगी। वहां वो सिक्योरिटी की समीक्षा भी करेंगे और सरकारी समारोह में भाग भी लेंगे। आज अमित भाई का जन्मदिन भी है। पूरे दर्शकों की तरफ से आज उन्हें शुभकामनाएं गई हैं और सोशल मीडिया पे भी कई मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहती हूं कि आज की तीसरी बड़ी खबर कौन सी है। और ये खबर है कि एनसीबी ने आज अनन्या पांडे से 5 घंटे की पूछताछ की। ये पूछताछ ड्रग्स के मामले में है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए थे आर्यन खान के साथ, जिसके मामले में आज दूसरे दिन अनन्या पांडे की पूछताछ हुई। सवाल पब्लिक का शो में आज के मुद्दे पर तुरंत आने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये आज फिर से बता दूं कि इस शो में आप अपना सवाल लाइव पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल कैमरे से सवाल रिकॉर्ड करें और व्हाट्सएप के जरिए हमें इस नंबर पे भेज दें 8097471285। आप सवाल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। और हाँ दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके इस शो में कोई भी गलत फैक्ट नहीं रख सकता। ऐसा होने पर हम लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में मेहमानों को डालते हैं। हमारी फैक्ट चेक टीम फैक्ट्स को चेक करती है और अगर कोई भी मेहमान, कोई भी प्रवक्ता हमें मिसगाइड करने की कोशिश करे तो हम जनता को आगाह कर देते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास और फेल का फैसला सिर्फ फैक्ट्स पर होता है। यह तो हुई शो के फीचर्स की बात। अब आज के विषय पर आ जाती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना में 10वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया और पीएम ने उसमें वैक्सीनेशन को लेकर हर उस सवाल का जवाब दिया जिसे लेकर कुछ नेता, एक बड़ा वर्ग पिछले 19 महीनों से भ्रम फैला रहे थे। आज सुनिए प्रधानमंत्री जी ने असल में मूल बात क्या कही। आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्साह है, उमंग है। समाज से लेकर इकोनॉमी, हम हर तबके पर देखें ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे 21 मिनट के लिए बोले, हर सवाल का जवाब दिया। हम आपको सवाल जवाब के फॉर्मेट में इसे दिखाते हैं। और आज लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक दलों ने जो सवाल उठाए थे उनका किस तरह प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी भ्रम फैलाने वालों को अब सोचना पड़ेगा। सवाल उठाती थी पॉलिटिकल पार्टीज के ताली थाली बजाने से क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, कोरोना से लड़ने में एकजुटता आई इन सारी प्रक्रियाओं से। सवाल यह भी उठता था कि 100 करोड़ टीका एक आंकड़ा भर। अब सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया, सिर्फ आंकड़ा नहीं, ब्रांड इंडिया में दुनिया का विश्वास हो गया कि भारत जैसा देश भी टीकों का निर्माण कर सकता है। सवाल यह उठता था कि टीकाकरण में भेदभाव हुआ।
प्रधानमंत्री ने कहा भेदभाव कहीं नहीं और वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया इस वैक्सीनेशन। गांव और शहर के बीच का फासला भी मिटा दिया। अगर गांव में मिल रही थी वैक्सीनेशन तो शहर से ज्यादा मिल रही थी और कोई भेदभाव नहीं हुआ। सवाल यह उठता था कि अचानक लॉकडाउन से इकोनॉमी गिरी। प्रधानमंत्री ने कहा जान बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, इकोनॉमी में अब तेजी से सुधार हो रहा है। सवाल यह भी उठता था कि क्या मास्क फ्री हो जाना है अब? प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी और जिस तरह घर से बाहर निकलने के समय हमें जूते पहनने की या चप्पल पहनने की आदत पड़ चुकी है, उसी तरह घर से बाहर निकलने के समय मास्क पहनना भी एक आदत बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। सवाल यह भी उठता था और सवाल कई बार कई राजनीतिक दलों ने पूछा कि क्या हम सक्सेसफुल हुए, हमें जीत मिली? 100 करोड़ का आंकड़ा क्या सिर्फ आंकड़ा है? प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी आरोपों से बाज नहीं आ रहे। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी ने क्या कहा टीकाकरण अभियान में वीवीआईपी कल्चर नहीं है, ये मोदी जी ने कहा। केवल भारत ने 25% कॉरपोरेट सेक्टर वैक्सीन कोटा है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी ने अभियान शुरू होने के ठीक 5 दिन पहले पहला वैक्सीन ऑर्डर किया था। एक के बाद एक बुराई निकालते गए। उन्होंने राज्यों और लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा उसने नीति बदल दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इस अक्षमता और अदूरदर्शिता की दूसरी लहर में लाखों लोगों की जानें गई और इसका भुगतान शायद सरकार को करना चाहिए। हमने अपनों को खो दिया। उपेक्षा और दया की कमी की वजह से खोए हुए जीवन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा और आरोपों की झड़ी सी लगा दी। आज मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि पब्लिक का क्या सवाल है और पब्लिक के सवाल आज ये हैं कि वैक्सीनेशन पर क्या अब तक विपक्ष भ्रम नहीं फैला रहा ये बातें कहकर? सवाल यह भी है कि 100 करोड़ से और इन टीकों से ब्रांड इंडिया में दुनिया का विश्वास नहीं बढ़ा क्या? वैक्सीनेशन पर इसलिए चुप्पी लगा गए क्योंकि क्रेडिट मोदी को चला जाता। देश कब तक सिर्फ नकारात्मक राजनीति के चुंगल में रहेगा? आज पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही है और आज सवाल पब्लिक का शो पर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, AIMIM लीडर हैं, डॉक्टर अजीज खान नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और अजय अरोड़ा जी हैं कांग्रेस के लीडर जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वारिस पठान जी को। वारिस पठान जी, सवालों की झड़ी, आपका हक है सवाल पूछना, पर इतनी झड़ी, कम से कम 1-2 दिन का थोड़ा सा व्रत रख लेते, थोड़ा सा चुप्पी साध लेते, या कम से कम इस देश में जो लाखों करोड़ों नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कम से कम मुबारकबाद दे देते। पॉलिटिक्स तो सारा साल चलती है, इस वक्त कम से कम आत्मनिर्भरता का और इस सफलता का कि हाँ भारत कुछ कर सकता है, दुनिया में सेकंड नंबर पर है कि जितनी ज्यादा वैक्सीनेशंस लगी हैं, थोड़ा श्रेय भी दे देते किसी को। मोदी जी को नहीं देना है, नहीं दीजिए, डॉक्टरों को तो दे दीजिए, मैन्युफैक्चरर्स और साइंटिस्ट को तो दे दीजिए। देखिए नविका जी, पूरा श्रेय हम दे रहे हैं डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को, नर्सेज को, लोगों ने, बीएमसी के कर्मचारियों ने जिन्होंने कोरोना के दोनों कोविड काल में बहुत मेहनत की, लोगों की जान बचाने में सहायता की, उनको हम पूरा क्रेडिट दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ पे सरकार की गलती चूकों की वजह से तो अब देखिए कितने लोगों की जानें चले गई। मोदी जी ने कैंपेन के 5 दिन पहले शुरू किया है वैक्सीनेशन का। अगर पहले शुरू कर देते, जब बड़े बड़े इनको सलाहकार बोल रहे थे, तो इतनी जानें नहीं जाती, हम जानें बचाने में सफल हो जाते, तो सेकेंड वेव के अंदर जानें चले गई।
फिर मोदी ने कहा कि ये सारी चीजें वैक्सीनेशन ड्राइव इज साइंस बोर्न, साइंस ड्रिवन एंड साइंस बेस्ड। ये मोदी जी ने आज कहा। बट लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने क्या कहा? हर्षवर्धन जी ने कहा कोरोनिल अच्छा प्रोडक्ट है जो बाबा रामदेव का था। तो ये झूठ, आधा सच आधा झूठ बोल के लोगों के सामने आप आएंगे तो हमको बिल्कुल अधिकार है, अगर कोई झूठ बोला तो पब्लिक के सामने अपनी बात रखेंगे। फिर मोदी जी ने कहा कि हमने पूरी वैक्सीनेशन 100% फ्री दे दी। ये भी सरासर झूठ है। 25% लोगों ने वैक्सीनेशन के पैसे भरे हैं और आज भी जो वैक्सीन कम होने की वजह से जो प्राइवेट में जा जाके ले कर रहे हैं इलाज, वो वैक्सीनेशन के पैसे भर के कर रहे हैं। तो क्या हमने गलत कहा बताइए? अब मोदी जी ने कहा कि वीआईपी ड्रिवन का जो बात थी उस पर असद साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल 25% जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के इसमें है। तो आप किस तरह से पब्लिक के सामने झूठ बोलते? देखिए हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं नाविका जी, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, तो आपके सामने लाके पब्लिक के सामने बात रखते हैं, क्योंकि जनता के सवाल है तो जनता को समझ में आना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो हकीकत ये है कि श्रेय मोदी जी इस तरह से नहीं ले सकते कि मैंने सब रुका दिया। तो फिर आप श्रेय लीजिए उनका भी, जो लाशें हमने गंगा किनारे पर तैरती हुई देखी है, वो लाशों का कौन श्रेय लेगा? कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी गए किसी के घर पे पूछने के लिए कि आपकी लाश, आपकी जान चले गई आपके परिवारजनों की? नहीं गए। मोदी जी के पास तो वक्त भी नहीं था कि ट्वीट करें उनके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकॉम्पिटेंस जो सरकार का था, वारिस पठान जी, जिन लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं वो भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, ये बात मैं मानती हूं। ये कहना आसान है कि सब ठीक हो गया, 100 करोड़ का माइलस्टोन हो गया। जिनके घर में जिनके बच्चे, भाई, माँ बाप, माता पिता कोई भी चला गया हो, पीड़ा वो समझते हैं। लेकिन ये बात तब भी उठी थी और इस बात पर आपने कोई परहेज नहीं किया था। तब भी आपने ये उंगली उठाई थी और देश उस वक्त पीड़ा से गुजर रहा था। आपका रोष, जनता का आक्रोश समझ में आता था। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहती हूं कि तब की जो बात थी आज उसे दोहराकर क्या हम अपने ही देश का जो सर वापस ऊंचा हुआ है? हाँ, हम लड़े, हाँ हमारे यहां दिक्कतें बहुत सारी आई, लेकिन हम जूझे, लड़े और उस विडंबना से बाहर निकले। और फिर हमने कल का जो कीर्तिमान स्थापित किया 100 करोड़ वैक्सीनेशन का, उसकी बात करने में इतना परहेज क्यों है विपक्ष को? देखिए नाविका जी, अफसोस की बात है आज कोई भारत की सरकार की या नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है। एक चीज की कल्पना कीजिए कि ऐसा कई वक्त तक देश में रहा कि 30-30 साल तक वैक्सीन नहीं आती थी। पोलियो की वैक्सीन, बाकी जो बीमारी है उसकी वैक्सीन आने में 30 साल लग जाते थे। ये पहली बार 100 वर्ष में इतनी भयानक पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद भी हमने देखा कि महज 11 महीने में 2 भारत की वैक्सीन तैयार भी हो गई और 100 करोड़ टीके दुनिया में अगर आप देखें तो मतलब 14% टीके भारत में लगे पूरी दुनिया के, जबकि भारत का शेयर ऑफ जीडीपी पूरी दुनिया में महज 4 या 4.5% है। आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना में 1 महीने बाद शुरू करने के बावजूद भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से दुगने टीके लगा दिए। हमने यूरोपियन यूनियन से ज्यादा टीके लगा दिए। अगर भारत की तुलना करेंगे अगर आप किसी भी संपन्न मुल्क से, तो हमने न केवल अपने टीके लगाए पर हमने वैक्सीन मैत्री की ओर से हमने गरीब जो देश है उनको भी वैक्सीन दिए, क्योंकि हमारा एक ऑब्लिगेशन था, लीगल ऑब्लिगेशन भी था। पर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों को मोदी विरोध का इस प्रकार का संक्रमण है कि मोदी विरोध में कभी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी वो आर्मी पर सवाल उठाते हैं, कभी वो बाकी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और आज देश के वैज्ञानिक और देश के डॉक्टरों पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं केवल इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। ये वारिस पठान साहब महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के बहुत काबिल एमएलए रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें, अगर इनको मौतों की सही मायनों में चिंता है, वो महाराष्ट्र से आई है। 10% आबादी है, 30% मौतें महाराष्ट्र से हुई है। एक भी बार उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाया? नहीं उठाया। कुंभ मेले पर वारिस पठान ने चीख चीख कर बोला। अच्छी बात है कुंभ मेला कैंसिल हो गया, पर ईद की वजह से जो कोरोना विस्फोट केरला में हुआ और केरला मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्या इस ईद के समय पर जो विस्फोट हुआ कोविड का केरल में, क्या वारिस पठान की पार्टी ने उस पर एक भी बार बोला? उन्होंने एक भी बार नहीं बोला। तो मैं आज वारिस पठान से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके लिए कोविड से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा विरोध करने लायक नरेंद्र मोदी है और देश की जनता है? ये इनकी दिक्कत है कि मोदी विरोध का आज तक जो है
इनको ऐसा संक्रमण चढ़ा हुआ है कि इस पर कोई टीका काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। और आज हमारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है शिशिर ने भोपाल से। कहते हैं वैक्सीनेशन की तो स्पेलिंग में ही नेशन समाहित है। अब विपक्ष अपने आप को नेशन का हिस्सा माने ना माने, इस उपलब्धि का हिस्सा माने ना माने, लेकिन 100 करोड़ डोजेस लगवाकर जनता ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि नेशन एक है, एकजुट है। ये जो जनता से सवाल आ रहे हैं, शिशिर भोपाल से भेज रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये भारत की इमोशन रिप्रेजेंट करता है, लोगों के मन में जो सोच है, और कितनी अच्छी सोच है जो कहती है कि वैक्सीनेशन के स्पेलिंग में ही नेशन है। तो वैक्सीनेशन के मामले में आप क्यों बंटवारा कर रहे हैं इस देश का? ये जनता का सवाल है। मैं 45 सेकंड दूंगी, आप जनता के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए नाविका जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, नेशन से कोई परहेज नहीं। हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं हम उसके वफादार हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आज जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, और देख रहा हूं मैं कल से जिस तरीके से 100 करोड़ डोज लगा दिया साहब, आप देखें जो पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी, आपने तैयारी क्यों नहीं किया? लाखों मजदूर पैदल चले, जिस तरीके से भुखमरी के कगार पर आगे छोटे छोटे मासूम बच्चे चले, तब उसके लिए क्या इंतजाम किया? और जब पहली लहर आई तो उसके बाद तैयारी आपने क्या किया? आप तो ताली और थाली बजवाने में लगे रहे। आज आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, जो लाखों मौतें हो गई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अगर कोई है तो माननीय मोदी जी जिम्मेदार है, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जिम्मेदार है, क्योंकि उसी दौरान चुनाव आया दूसरी लहर में, और चुनाव में उत्तर प्रदेश छोड़ करके माननीय योगी जी पश्चिम बंगाल भाग गए। मोदी जी एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं आए, वो बंगाल में चुनाव प्रचार करते रहे। अब जो मौतें हुई हैं उस मौतों की क्या तैयारी? आपके 45 सेकंड डॉक्टर अजीज खान खत्म हुए। अब जवाब देने की बारी है सुधांशु त्रिवेदी जी की। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रहार आप पर बहुत तेज है, आपकी पार्टी पर और हमारे प्रधानमंत्री पर। कहते हैं आपने मजदूरों की प्लानिंग नहीं की, वो वापस घर गए, किस तरह से गए, लॉकडाउन किया उसकी प्लानिंग नहीं की, सेकेंड वेव में कोई पूर्व प्लानिंग नहीं हुई, वैक्सीनेशन के दामों में और सप्लाईज में शुरू में इतना कंफ्यूजन था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था, और सेकेंड वेव में ये सच है कि मौतें भी बहुत हुई। ये सारे सवाल अब भी विपक्ष कहता है वो कन्विंस नहीं है कि आप ढोल क्यों पीट रहे हैं और इस वक्त श्रेय क्यों ले रहे हैं? जवाब दीजिए। वैसे तो नाविका जी, आपके जिसी दर्शक ने भी वैक्सीनेशन की स्पेलिंग की बात कही, तो मैं एक फैक्ट और बता दूं। ये जो वैक्सीनेशन वर्ड है, इसकी उत्पत्ति जानते क्या है? लैटिन में जिस वर्ड वक्का से है, जिसका अर्थ होता है काऊ, गाय। क्योंकि सबसे पहले चेचक का टीका गाय से लिया गया था, गाय को सबसे उपयुक्त जानवर माना गया था, इसलिए वैक्सीनेशन शब्द का अर्थ उस भाषा में काऊ है। शायद और ज्यादा विपक्ष को इस विषय पे ऊपर मिर्ची लगेगी, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं हमारे वर्तमान वाले विषय के ऊपर। देखिए, यहां पे जो आज भारत को सफलता मिली है वो दर्शाती है कि भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता, सेकंड हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड हमारे डॉक्टरों की कुशलता, और चौथी हमारा जो सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ है उसकी कर्मठता, और सुरक्षा बलों या फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो डेडिकेशन था, उस सब ने मिलकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसको मोदी जी ने अपनी दूरदृष्टि से उसे एक अंजाम तक पहुंचाया। मगर अफसोस यह है कि कुछ लोगों की नजर सिर्फ उस पर रहती। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, अभी वारिस पठान साहब कह रहे थे, कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि वैक्सीनेशन लगाने से नपुंसकता आ जाएगी। इस ढंग के बकवास विषय पर भी क्या विपक्ष के किसी नेता का कोई बयान हो तो मुझे जरा बता दें। यह दर्शाता है कि आप कितने गंभीर थे इस विषयों के ऊपर। और यह तक कहा गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा, ये तो फार्मूला सारी कंपनियों को बांट दीजिए। मैं इस वक्त अजय अरोड़ा से सवाल पूछूंगी। और अजय अरोड़ा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं। एक समय था जब देश सचमुच जूझ रहा था, और उस वक्त कोई और होता तो क्या उसे पता होता? जब मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं पता था कि ये वायरस कैसा है, क्या इसका प्रकोप होगा, कितना फैलेगा, कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो आप कैसे समझते हैं कि सरकार में किसी को पता होगा? और सेकंड वेव जब आई तो म्यूटेटेड वायरस था,
उसका प्रकोप भी अगर आप देखें तो बाकी देशों में भी बहुत हुआ, लेकिन हाँ, भारत में ऑक्सीजन की कमी, हमारे यहाँ वैसे भी फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का दबाव ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज नहीं है, तो दिक्कतें जरूर आई। लोगों ने इसका प्राइस भी पे किया, कई परिवारों में मौतें भी हुई, लेकिन हम उस दौर से निकल कर आए हैं। मैं नहीं कहती कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जब हम एक मुश्किल के दौर से आए, चाहे आगे हमारे पास जितनी मर्जी हमारे सामने परीक्षाएं हों, लेकिन अगर हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है तो क्या उसकी ऊर्जा देश के लोगों में नहीं आनी चाहिए? क्या हमें उस श्रेय को मानना नहीं चाहिए, सहारना नहीं चाहिए? क्या हमें इस इशू पर इसलिए तारीफ नहीं करनी चाहिए कि शायद तारीफ किया तो मोदी जी को तारीफ चली जाए? क्या इसलिए हम कंजूस हो रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए। नाविका जी, ना हम कंजूस हैं, ना हम हाथ खींच रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने पूछा, आपने बात रखी, जब दूसरी लहर आई उससे पहले हमारी तैयारी क्या थी? पहली लहर के बाद जिस प्रकार से कई अन्य देशों में दूसरी लहर आ चुकी थी, हमने तैयारी क्यों नहीं की? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जिस प्रकार से भारत में ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर कैप्सूल की कमी थी और लाशों के ढेर थे, नाविका जी अस्पतालों में जगह नहीं थी। मैं दावे से कह सकता हूँ नाविका जी, आप जितनी मर्जी बड़ी एंकर हो, अच्छी पत्रकार हैं और आपकी अच्छी पहुंच है, क्या आपके पास फोन आए थे कि मुझे हॉस्पिटल में जगह दिलवा दें सेकंड वेव में? बिल्कुल आए थे, आप नहीं दिलवा पाई होंगी। बिल्कुल आए थे। ऑक्सीजन के फोन आए थे, दवाइयों के फोन आए थे, अस्पताल के बेड के फोन आए थे, और हमने तमाम शोज किए थे, तमाम तीखे सवाल पूछे थे, लेकिन वो तब का दौर था। तब और अब में कोई फर्क है या नहीं? नाविका जी, आपके पास शमशान घाट के लिए भी कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, गंगा किनारे लाशें बही, आपके पास बहुत फोन आए और आपने कोशिश भी की होगी, लेकिन सरकार का फेलियर है। जिस प्रकार से अभी सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, जिस प्रकार से इन्होंने तारीफ की मोदी जी, मुझे लगता था ये गले में, आज मैं इन पे कटाक्ष यही कर रहा कि गले में ढोल बजा के आते, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और हम दूसरे स्थान पर हैं। 100 करोड़ डोजेस लगी, इसके लिए हम वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, सबका धन्यवाद करते हैं। काश नाविका जी ये 100 करोड़ लोगों को लगी होती। मुझे बताएं सुधांशु जी, डाटा मेरे पास है, 62 करोड़ को एक भी टीका नहीं लगा, 32 करोड़ वयस्कों को एक भी टीका नहीं लगा, 30 करोड़ 18 साल से कम बच्चों युवाओं को टीका नहीं लगा, 42 करोड़ वयस्कों को एक टीका लगा, दूसरा कब लगेगा? और जिस प्रकार से दूसरी लहर में नाविका जी लोगों की मृत्यु हुई, जैसे सबने बात की, जाने गई, लोगों ने अपने खोए हैं। नाविका जी, हमने अपने खोए हैं। मुझे लगता नहीं कि शायद आपके भी कोई परिचित चले गए होंगे छोड़कर, आपको भी अफसोस होगा। ऐसा हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसने अपनों को ना खोया हो। और इसका जवाब क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी उनसे आके एक बार भी? जिन्होंने अपने व्यक्ति खो दिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने सुहाग खो दिया, किसी ने मां खो दी, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने चाचा खो दिया, किसी ने दोस्त खो दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने आके माफी मांगी एक बार भी कि सरकार का दूसरी लहर में फेलियर रहा? अजय अरोड़ा जी, अगर आपके सामने टेलीविजन का स्क्रीन है तो मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगी। ये वॉशिंगटन डीसी में ये नज़ारा है, बल्कि ये वॉशिंगटन डीसी का नज़ारा है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वहाँ का मेमोरियल है जहाँ कम से कम नहीं तो 6.25 लाख सफ़ेद झंडे, ये प्रतीक है इस बात का कि यहाँ पर इतने लोगों ने कोविड से अपनी जानें खोई हैं। ये वॉशिंगटन डीसी का है। मैं नहीं कह रही कि भारत में ये नहीं हुआ, पर मैं ये कह रही हूँ कि हर देश ने कोई ना कोई खोया है और बड़ी तादाद में खोया है। बात असल में इस बात पर उतर कर आती है कि गलतियां हुई
गलतियां सुधारी गई, हम अनप्रिपेयर्ड थे, प्रेपरेशन की गई। मैं मानती हूं कि कुछ देर के लिए हमें ऐसा लगा कि सब कुछ लुट जाएगा, लेकिन लुटा सब जगह। कुछ लोगों ने दर्शाया सफेद झंडे लगाकर, अपने परिजनों को याद करके, और कुछ देशों में आपके जैसे विपक्ष वालों ने आज तक इस बात पर छाती पीटी कि तब जो हुआ था वो क्यों हुआ था। मैं पूछ रही हूं, तब जो हुआ था हम उस दौर से गुजर चुके हैं। और शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल ये है कि हम बीते हुए कल में रहेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? हम भारत को आग से निकाल कर बाहर ले आए हैं, अब इसे आगे बढ़ाएंगे और इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऊपर ले जाएंगे, या हर वक्त पकड़कर नीचे ही खींचते रहेंगे, नीचे की तरफ ही देखते रहेंगे? हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए नाविका, कुछ लोगों की आदत है कि वो केवल और केवल नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, पर बहरहाल उन्होंने क्योंकि कई सवाल उठाए, उनका जवाब भी देना जरूरी है। मैं एक के बाद एक जवाब देता हूँ। पहले ये कहते हैं कि आज जो 100 करोड़ टीके लगे, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसको रिलेटिव टू पॉपुलेशन देखा जाना चाहिए, और रिलेटिव टू पॉपुलेशन देखा गया तो ये 20-25% ही पॉपुलेशन को डबल डोज लगा है। तो फिर जो डेथ के आंकड़े हैं उसको रिलेटिव टू पॉपुलेशन क्यों ना देखा जाए? अगर रिलेटिव टू पॉपुलेशन देखते हैं तो डेथ्स पर मिलियन के लिहाज से भारत में जो मौतें हुई वो पूरी दुनिया में सबसे कम थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसा देश, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे से 5 गुना ज्यादा है, और जीडीपी 35 गुना प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा है। तो वहां पर क्यों आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, स्वास्थ्य तो स्टेट का मामला है ना, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये कहते कि देखिए बीजेपी रूल उत्तर प्रदेश में ये हुआ, बीजेपी रूल गुजरात में ये हुआ, परंतु महाराष्ट्र में देखिए हमने कैसे चौकन्ना होकर सेकेंड वेव के आने से पहले सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। दिल्ली में देखिए एक बेड की कमी नहीं पड़ी क्योंकि हमने व्यवस्थाएं कर दी थी। केरल में देखिए एक भी बेड की कमी नहीं पड़ी, हमने व्यवस्थाएं कर दी थी। तब तो पता चलता कि इन्होंने कुछ परफॉर्म किया है। राजस्थान में क्या हो रहा था नाविका जी? हर रोज टाइम्स नाउ खबर दिखाता था कि किस तरीके से वहां पर कभी वैक्सीन में घोटाला, कभी वहां पर खरीद फरोख्त में घोटाला, कभी वहां पर बेड को लेकर घोटाला। झारखंड में जो आंकड़े थे मौत के वो छिपा दिए। मुंबई में भी यही हाल था बीएमसी का कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था। तो इन्होंने अपने राज्यों में क्या क्या किया उसके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? केरल तो सेकेंड वेव के बाद भी जब पूरे देश में कोरोना की संख्या और रफ्तार थमने लगी थी, केरल जो है वहां पर 10-10, 20-20 हजार केस प्रतिदिन आ रहे थे, उसके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। अब आते हैं वैक्सीन को लेकर। चलिए इतिहास की ओर एक बार फिर से देखते हैं। पोलियो वैक्सीन आने में कितना दिन लगा? 32 साल लगे भारत में पोलियो वैक्सीन आने में। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन कितने साल लगा? हेपेटाइटिस का वैक्सीन कितने साल लगा? मुझे एक वैक्सीन बता दीजिए जो 11 महीने के अंदर 2 वैक्सीन देश में ही निर्मित होकर 100 करोड़ लोगों को लग गई हो, या 100 करोड़ टीके इसके एडमिनिस्टर कर दिए गए हो। एक भी उदाहरण नहीं दे पाएंगे। तो दरअसल बात यह है, इनको कोरोना से दिक्कत नहीं है, इनको मोदी से दिक्कत है। और अगर मोदी से दिक्कत नहीं है तो मुझे पूछना चाहता हूं मैं अग्रवाल जी से कि एक भी बार अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? क्या उन्होंने उस बात का बिल्कुल किया है कि और पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। आइए अभी हमें व्हाट्सएप के जरिए 2 सवाल आए हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बीजेपी की चुप्पी, ऑक्सीजन की हो या बेड क्राइसिस की हो, उसको लेकर विपक्ष को वितरणा करने का मौका नहीं मिला? सुदीन ओवैसी जी कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि हैदराबाद में दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी से जो इतने लोगों की जान गई वो किसके मिसमैनेजमेंट से हुआ? जवाब दीजिए वारिस पठान जी। हैदराबाद से तो आते हैं ओवैसी जी, और दर्शक हमारे सीधा पूछ रहे हैं कि हैदराबाद में कोई मरा नहीं क्या, और अगर मरा तो किसकी मिसमैनेजमेंट से मरा? नविका जी, यहाँ पर मैं 2-3 चीज बातें कहना चाहूंगा। एक बड़े मजे की बात भी यहाँ पे कहूंगा कि मजे की आपने बात सुना मोदी जी ने कहा कि जिस तरह हमको 45 चप्पल सेकंड पहनने में की आप आदत है, दर्शकों के जूते सवाल पहनने का की जवाब आदत दे है, दीजिए, सुनिए क्योंकि उसी तरह हमको इस प्रोग्राम में हमारा बॉस दर्शक है, और पब्लिक जब सवाल पूछती है तो पहले पब्लिक के सवाल का जवाब बिल्कुल दर्शक है, बिल्कुल।
देखिए, जहां कहीं भी, मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब दे रहा हूं नाविका जी, जरा शहजाद को आपने इतना टाइम दिया, पूनावाला साहब को, तो मुझे भी एक जरा ऐसा टाइम दे दीजिए प्लीज, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। मोदी जी ने कहा कि जिस तरह हमको जूते पहनने की आदत डाले, चप्पल पहनने की आदत डाले, इसी तरह मास्क पहनने की आदत डालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे। मगर वहीं पर देखा है कि मोदी जी खुद बिना मास्क के स्पीच दे रहे थे। बहरहाल उनको शौक है, इस कैमरा फ्रेंडली है, उनको अच्छा लगता है कि बिना मास्क बात करे, चलिए करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अभी जो उन्होंने सवाल दिया वही सवाल था शहजाद पूनावाला साहब का भी, कि आपने महाराष्ट्र के अंदर इतने लोगों को कोरोना हो गया, आपने कभी सवाल नहीं उठाया। तो शहजाद पूनावाला साहब से मैं कहूंगा आप प्लीज जाकर चेक कर लीजिए, जहां जहां पर भी देश में कोरोना की वजह से लोगों की जानें गई है, हमने वहां की सरकार से सवाल उठाए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तेलंगाना हो, जहां भी हो, क्योंकि ये हमारे देशवासी है, भारतीय है। मगर इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल तो ये था शहजाद पूनावाला से। आपने मैंने इल्जाम लगा दिया कि तबलीगी जमात की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल गया। बाद में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने क्या कहा? बाद में हाईकोर्ट ने सबको छोड़ दिया। शहजाद भाई, एक 10 सेकंड मैं बोल दूं उसके बाद। योगी जी का तो इस्तीफा मांगा, उद्धव 10 सेकंड का इस्तीफा मांगा क्या? केरला में ईद रिलैक्सेशन देने वाले पिनरई विजयन का इस्तीफा मांगा। बिल्कुल, देखिए जो भी इसमें फेलियर है, बताइए कहां मांगा? असदुद्दीन साहब ने देखिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि इसमें पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी मोदी सरकार फेल हो चुकी थी। शहजाद भाई, आपको ही पता है कि सेकेंड वेव आने के पहले साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े सलाहकारों ने कहा था कि सेकेंड वेव आएगा, हमको तैयारी करना चाहिए। तो ना हमारे पास वैक्सीनेशन तैयार था, ना हमारे पास ऑक्सीजन तैयार थे, ना हमारे पास अस्पताल में बेड थे, जिसकी वजह से सवालों से भागना अच्छी आदत नहीं है। दर्शक का सवाल था कि हैदराबाद में कोई मरा के नहीं, और अगर हैदराबाद में मरा तो किसकी मिसमैनेजमेंट से मरा? क्योंकि वहां के एमपी तो ओवैसी जी हैं, और वहां की सरकार के साथ भी उनके जोड़ तोड़ है, अंडरस्टैंडिंग है। हैदराबाद के नहीं, देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप, इसका मतलब ये है कि मैं हैदराबाद का ख्याल प्रधानमंत्री रखे, मिल जाना चाहिए, जिन्होंने सेकेंड वेव को सीरियसली नहीं लिया। बहुत बढ़िया बात सुधांशु जी, जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया मोदी जी ने, जिनकी वजह से देश भर में वैक्सीनेशन की कमी हुई, तो क्या आप उनको सवाल नहीं करेंगे? देश की जनता, सुधांशु जी, हैदराबाद का ध्यान भी मोदी जी रखेंगे, और वारिस पठान और ओवैसी जी सिर्फ सवाल पूछेंगे और जिम्मेदारी डिसाइड करेंगे। एक और सवाल आया है, और ये धीरज राज नई दिल्ली से पूछते हैं। एक मिनट, कोरोना की दूसरी लहर में 14 मई 2021 को मैंने भी अपना पिता खोया है, लेकिन मजबूरियां सबके साथ थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को कोसना शुरू कर दे, क्योंकि कोरोना महामारी पहले इन्फॉर्म करके नहीं आई। ये बात जिसने पिता खोया वो समझ गया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा? सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री को अगर प्रिकॉशन नहीं लिए गए प्रॉपर, जिसकी वजह से मैं पहले एक फैक्ट बताता हूं। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूं वारिस पठान। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, जनाब, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों का नहीं, दशकों का विषय है। 10 साल लगते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। कितने एम्स थे पहले, कितने एम्स अब बने, इसको खड़े करने में बरसों लगते हैं, वो अलग बात है। मैं एक बात बताता हूं, जो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, ये सही है, ऑक्सीजन की कमी हुई। और आपको पता है, इंडिया में एवरेज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत जो थी वो 800 से 900 टन थी। कब? 31 मार्च को। 7 अप्रैल आते आते वो 7000 टन हो गई, 15 अप्रैल आते आते 15000 टन हो गई। अगर 15 से 20 गुना 15 दिन के अंदर किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो अचानक सरकार को 15 दिन लगे उसको सेटल करने में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स और औद्योगिक घरानों ने अपने प्रोडक्शन बंद किए और उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन तरफ लगाया। आप तो वो कह रहे हैं कि भूकंप आ गया, 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया, तब आपकी तैयारी नहीं थी। अरे साहब, ये भूकंप कोई किसी को बता के आया था और किस इंटेंसिटी का आ रहा है वो बता के आया था, मगर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्या की? एक बात और सुनिए, एक फैक्टर आप बताएं। अरे भाई, इस इंटेंसिटी का, अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपके में नहीं बोल रहा था वारिस पठान साहब, बात यहाँ पर अदर स्टेट्स की नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वारिस पठान साहब, आपका 45 सेकंड का वक्त था, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, शहजाद पूनावाला से 2 गुना ज्यादा दिया। अब सुधांशु जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, पब्लिक आपकी आवाज अलग से सुनेगी, मैं उनकी अलग। साइंटिस्ट की भी बात कह रहा हूं। जो आपने कहा कि साइंटिस्ट बता सकते थे,
तो याद करिए 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले साल जनवरी यानी जनवरी 21 तक हमारी वैक्सीन बन जाएगी, तो विपक्ष वाले खड़े होकर बोलने लगे, अरे ऐसे कैसे बन सकती, इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बन ही नहीं सकती, सब साइंटिस्ट हो गए, बहुत बड़े साइंसदान हो गए। और जबकि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में बनी। उसके बाद जब वैक्सीन आई तो सब स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट हो गए, अरे साहब इतने कम सैंपल है, इसका सैंपल ये, इतने सैंपल में ये नहीं हो सकता। अरे भाई चलो ठीक है, जब कोवैक्सीन आई तो सब डीएनए आरएनए के एक्सपर्ट हो गए, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए, ये इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। इतना ही नहीं, इस विपक्ष में तो ऐसे महान महान नेता हुए जिन्होंने कहा कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं बांट देते हैं, जैसे कोई ये चूरन है जो सब मिला के बना देंगे। जनाब, इस ढंग की जो मेडिसिन बनती हैं वो अगर साधारण से साधारण भी हो, उसको बनने की एक एक्सपर्टीज होती है। पैरासीटामोल तो बड़ी कॉमन दवा है, अमेरिका को पैरासीटामोल की जरूरत थी तो उसने भारत से क्यों मंगाई, अपने यहां बनवा लेता 2 मिनट में। ऐसा नहीं होता है कि रातों रात कोई भी दवा कहीं पर भी बनने लगेगी। इस ढंग की बातें जिन लोगों ने प्रचारित की, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कोविड को मोविड लिखा, यह उनका इंटेंशन दर्शाता था कि वो क्या करना चाहते। तो वारिद पठान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स अलग बात। भारत का सबसे अधिक फाइनेंशियली स्ट्रांग राज्य कौन है? वो जहां भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र। और नॉर्थ इंडिया का सबसे अधिक फाइनेंशियली मजबूत राज्य कौन है? पंजाब। सबसे बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां से मेडिकल वर्कर आते हैं वो राज्य कौन है? केरल। सबसे ज्यादा मेरे महाराष्ट्र और केरल में। क्यों नहीं कोई सवाल उठाता? जहां दुनिया, पूरे भारत में नहीं दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जाता वो केरल। और भारत में किसी से पूछिए भाई इलाज कराने कहां जाना है? दिल्ली और मुंबई। और दिल्ली में और मुंबई में यह स्थिति है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं मुझे 1100 टन ऑक्सीजन चाहिए, यूपी जो उससे 15 गुना बड़ा है उसे चाहिए 1300-1400 टन, और जब उनको प्रोवाइड कर दी गई तो स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं। और मीडिया में एक खबर आई कि उन्हीं 2 महीने में उन्होंने 150 करोड़ रुपए मीडिया के प्रोपेगेंडा के ऊपर खर्च किया। यह दर्शाता है कि वो कितने ईमानदार थे, और इस लड़ाई से लड़ने के लिए जो एक ईमानदारी चाहिए थी वो विपक्ष में नहीं थी। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां विपक्ष के किसी सीनियर नेता ने यह कहा हो कि ये फला पार्टी की वैक्सीन है, जो अखिलेश यादव ने कहा। दुनिया में कोई देश बताइए जहां की स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा हो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जो छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा। दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मुख्य विपक्षी दल की पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया हो, या डिफैक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया हो यह तो मोविड है, कोविड नहीं है। इस ढंग के जो आचरण जिन्होंने किए वो आज ये प्रश्न पूछते। मैं तो कहना चाहता हूं इस बुरे दौर में, जिसे कहते हैं ना मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, और कितनी बलाएं लाई गई। और वारिस पठान साहब, जब लोगों ने यह कहा कि इस वैक्सीन को लगाने से नपुंसकता आ जाएगी, कितनों ने विरोध किया? वारिस पठान साहब, और यही सवाल है, और यही सवाल है डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब यही सवाल उठा रहे हैं। कहर सिंह ठाकुर वडोदरा से सवाल भेज रहे हैं, कहर सिंह ठाकुर वडोदरा से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं मेरा प्रश्न है तमाम उन विरोधी पार्टियों से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, टीएमसी से, एनसीपी से, वामपंथियों से, जिनके नेता अभी भी अपनी तस्वीर वैक्सीन लगाकर शेयर नहीं करते, सोशल मीडिया पर नहीं डालते। इससे इनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इनके फॉलोअर भ्रमित नहीं होते क्या? अब तो 100 करोड़ लोगों को डोज लग गई, अगर कुछ होना होगा तो सबको होगा। अब तो वैक्सीन आगे आकर लगवाइए, फोटो डालिए, भ्रम ना फैलाइए। डॉक्टर अजीज खान साहब, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। और कहर सिंह ठाकुर साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी ने अभी लखनऊ में मेरे साथ ही इंटरव्यू में कहा था पहले पूरे देश को लग जाएगा तब मैं लगवाऊंगा। अरे भैया, देश को एजुकेट करना, वैक्सीनेशन हेजिटेशन हटाना, ये भी तो जन सेवा है। क्यों जनप्रतिनिधि करते नहीं इसको? देखिए नाविका जी, 2-3 मसला है। अभी आपने कहा, सुधांशु जी ने सबसे पहला सवाल उठाया, पहले पब्लिक का सवाल का जवाब। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, उसी मुद्दे। अरे नाविका जी मुझे मौका दे। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कोरोना सर्टिफिकेट से प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाता हो। हमारे देश में ऐसा हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का फोटो लग रहा है, साहब एक व्यक्ति विशेष का फोटो लग रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया था
क्या उस कोवैक्सीन से लगा करके क्या विदेशों में सफर कर सकते थे? क्या विदेशों में उसकी मान्यता थी? नहीं थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, जिस तरीके से भ्रम पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल, देखिए बीजेपी आंकड़ा देने में माहिर है और आंकड़ों को तोड़-फोड़ कर पेश करने में माहिर है। मैं बताऊं, आज जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि साहब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया, 100 करोड़ डोज लगाया गया, नहीं लगाया गया, ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी लेटेस्ट आज का जो न्यूज है दैनिक भास्कर का, केवल 20% आबादी के 20% लोगों को कंप्लीट दो डोज लगाया गया है। सेकेंड डोज हुआ है, पहला डोज 29% लोगों को लगाया गया है। तो इस बात का है कि 10 महीने में जैसे ही अखिलेश यादव जी लगवा लेंगे और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगा लेंगे तो ये परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। देश की सहायता करिए, नंबर ऊपर ले जाइए डॉक्टर अजीज खान साहब, देर किस बात की? नाविका जी मुझे मौका दे, लोगों को आप 5-5 मिनट बात करने मौका दें, मुझे 30 सेकंड कैसे बात हो पाएगी? आप मुझे मौका ही नहीं दे रही है। कमाल है, 45 सेकंड की घड़ी चलाती हूँ, सबको देती हूँ, लेकिन आरोप है कि खत्म ही नहीं होते। 20% अगर 20% लोगों को सेकेंड डोज लगा है, कंप्लीट डोज लगा है, 100% लोगों को लगाने में कितना वक्त लगेगा जरा ये बताएं सुधांशु, अभी कितना वक्त लगेगा? सवाल इस बात का है कि आप गंभीर ही नहीं है, आप तो प्रचार में मस्त है, आप तो सिर्फ क्रेडिट लेने में मस्त है। तब फ्री टीका दिया, अरे भाई किसको फ्री दिया आपने? जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। आप ये इससे पहले भी महामारी आई है, लोगों ने टीका लगवाया है। और डॉक्टर अजीज खान, आपने कहा 20% को सेकंड डोज लगी है, आप पर लाई डिटेक्टर टेस्ट सॉरी टू से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी फैक्ट चेक टीम कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके नंबर गड़बड़ हैं। लेकिन अजय अरोड़ा जी, सवाल पब्लिक बहुत पूछ रही है। एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट तो हो गया डॉक्टर अजीज खान साहब पर, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि क्यों बांट रहे हैं देश को? जैसे ही आप लगाएंगे, आप उसका तस्वीर डालेंगे तो आपके कार्यकर्ता भी तो लगाएंगे, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं देश के लोगों को एजुकेट करने में और वैक्सीनेशन हेजिटेशन से बाहर निकालने में? बिल्कुल नाविका, हमने वैक्सीन लगाई और हमने वैक्सीन की खिलाफत नहीं की। हमने ताली भी बजाई, हमने घंटी भी बजाई। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने माना। हमने मास्क भी लगाया, हमने सैनिटाइजर भी यूज किया, हमने 2 गज की दूरी भी रखी। हम देश के साथ हैं, देश सर्वोपरि है। और जिस प्रकार सुधांशु जी ने मुझे अच्छा लगा, इन्होंने स्वीकार किया कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी और हमारी डिमांड बढ़ गई, हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए। और मैं एक चीज कहना भूल गए सुधांशु जी, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार भी लगाई थी कि जिन जिन राज्यों को आप वैक्सीन नहीं दे रहे या ऑक्सीजन नहीं दे रहे, आपकी जिम्मेदारी है, आप सबको सेम समझे। जहां आपके शासित राज्य नहीं है उनको भी बराबर का दर्जा दें, उनको भी वैक्सीन दें, उनको भी ऑक्सीजन दें। और जिस प्रकार से राज्यों ने डिमांड की, हो रहा है यहाँ पर, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में अभी भी है अजीज खान साहब, आई एम सॉरी, आप फेल हो गए, फिर से फेल हो गए। आपने कहा 20%, 30% से ज्यादा सेकंड डोज हो गई है। 20% डबल डोज मैं आपको लिंक भेज के दे रहा हूं। अच्छा, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, मेरी रिसर्च टीम भी आपको लिंक भेज रही है। एग्जैक्टली मुझे अगर आप ग्राफिक्स के जरिए बता दें, क्योंकि हम एक पब्लिक का सवाल लेंगे और एक छोटा सा ब्रेक। जब मैं वापस आऊंगी मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दूंगी और सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। पहले सुनते हैं पब्लिक का ये सवाल। जब कोरोना काल का समय था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली बजाने का लोगों का आह्वान किया था। उस समय विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज जब भारत 100 करोड़ की वैक्सीनेशन करके कोरोना मुक्त की तरफ बढ़ रहा है तो विपक्ष की आवाज़ क्यों चुप है? वैक्सीनेशन की तो स्पेलिंग में ही नेशन समाहित है। अब विपक्ष अपने आप को नेशन का हिस्सा माने ना माने, इस उपलब्धि का हिस्सा माने ना माने, लेकिन 100 करोड़ डोसेज लगवाकर जनता ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि नेशन एक है, एकजुट है। दर्शकों, आपका दोबारा स्वागत है। और आपने एक सवाल खड़ा किया था डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपको आंकड़े दिखा देती हूं। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पर, हम कर रहे हैं अडल्ट पॉपुलेशन पर, क्योंकि अडल्ट पॉपुलेशन अब तक के नियमों के अनुसार
2 डोज पा सकती है। और ये विंडो में मैंने कोई आपको गलत नंबर नहीं दिखाया है, ये कोविन की विंडो पे 30 करोड़ सेकंड डोज लग चुके हैं और 30 करोड़ के जो सेकंड डोज हैं ये 20% नहीं है क्योंकि 90 करोड़ की एडल्ट पॉपुलेशन है। आई रेस्ट माय केस। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए यहां पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब अभी आपने जो बात कही एडल्ट पॉपुलेशन, याद करिए हमारे तो विपक्षी दल लोग खड़े होकर यह बोल रहे थे और ट्वीट भी किया हुआ है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। बच्चों का कोई वैक्सीन था ही नहीं मई के महीने में और कह रहे थे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। ये जो झूठ का साम्राज्य है, मैं डॉक्टर अजीत खान जी से भी कहना चाहता हूं कि वो फोटो की बात कर रहे थे। अरे भैया आपके नेता दुनिया के इकलौते नेता हैं जो लैपटॉप पे फोटो लगवाए थे, वो भी ललकी टोपी लगा के लैपटॉप पे फोटो लगाने वाले, और अपने वैक्सीन के ऊपर लाल बत्ती दिखा रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रचार है, और कितने तो मुख्यमंत्री थे भैया, केंद्र का है पैसा। चलो आपको इस पे आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों है, अरे तमाम प्रधानमंत्रियों की बहुत सी चीजों के ऊपर फोटो रही है, मगर छत्तीसगढ़ और झारखंड मुख्यमंत्री की फोटो लगा दे रहे हैं। अरे भाई तो गजब है। और वो उसके बाद हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर, वास्तविकता यह है कि एक बहुत गंभीर लड़ाई थी जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री विश्व की अवेलेबल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई बीमारी दुनिया के 200 देशों में एक साथ फैली हुई हो। हम उसका मुकाबला कर रहे थे, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में जब आया तो इसके लायक नहीं था। एक ही केवल लैब थी जहां ये इसकी जांच हो सकती थी वायरस की। आज इतना सब कुछ बदलाव हुआ। मेरे विचार से कम यहां पर हमें थोड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए थी। जिस प्रकार से हम मोदी जी के विरोध के चक्कर में किसी भी सीमा तक विपक्ष चला जाता है, यह अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सिर्फ एक फैक्ट यह भी कहना चाहता हूं, देखिए जैसे आपने कहा ऑक्सीजन को लेकर, हमने मान्यवर अरोड़ा जी ये कहा कि 15 दिन में, आप जब से हिस्ट्री में डाटा अवेलेबल है बताइए, 15 दिन में 15 गुनी ऑक्सीजन की कभी खपत एकदम से बढ़ गई और सरकार ने 14-15 दिन के अंदर उस पर कंट्रोल पा लिया। जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ईमानदारी से काम किया, उस बात को देखना चाहिए। कम से कम मुसीबत के समय अगर हम इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे तो यह दुनिया के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। वर्ल्ड में कोई एक ऐसा देश बताइए जहां अपोजिशन ने इस ढंग की बातें कही हो, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश फेल हो गए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, जहां आदमी आज कहता है कि अगर इलाज नहीं हो पा रहा तो अमेरिका या इंग्लैंड जाओ, और उसके बाद आज हमारे यहां इस प्रकार का आरोप है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में कम से कम विपक्ष को आपदा के समय में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अडॉप्ट करना चाहिए था। पर अफसोस है कि आप तो जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं वो 16 आने सच बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं और थोड़ी अंदर की बात है, बता दीजिए कि क्या अखिलेश जी ने अब तक टीका इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो आ जाएगा? देखिए नाविका जी, पहली बात तो मैं सुधांशु जी का जवाब दे दूं, तब फिर एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि हम फेल हो गए? भाई हम कोरोना से लड़ाई में फेल हो गए, फिर ये ताली थाली और दुनिया भर का इतना कल से जश्न मनाया जा रहा था, तो बताइए ना, अब देश को बताइए कि हम फेल रहे, हम सही से इलाज नहीं कर पाए, तमाम लोगों की मौतें हो गई, हमारी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी लीजिए ना। अब आप माफी मांगिए देश से, और क्या हम कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप देश में आपका राज है, आप राजा है देश के, आपकी जिम्मेदारी है कि जनता अगर मर रही है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी थी। पहला लहर जब आया था तैयारी करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप उससे बच नहीं सकते। ये कहकर के साहब की बड़ी महामारी थी पूरे दुनिया में, अरे पूरी दुनिया में क्या हुआ इससे मेरा मतलब नहीं है, हमारे देश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए। साहब हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर अजीज खान साहब, जो लोकसभा क्षेत्र था, उस वैक्सीनेशन से परहेज क्यों? वैक्सीनेशन से परहेज क्यों? ताली थाली पर भी जवाब देना चाहूंगा नाविका जी थोड़ा नाविका जी एक लाइन में बोलना चाहूंगा। जी बार बार हमारे विपक्ष के मित्र ताली थाली की बात करने लगते हैं। मैं एक लाइन पर जी एक लाइन में बस, ये बार बार हमारे विपक्ष के मित्र ताली थाली की बात करने लगते हैं। अरे साहब, ये एक सामाजिक मनोविज्ञान और एक जनता के मनोवैज्ञानिक संबल के लिए होता है, ये प्रतीक बनता है। अगर मैं ऐसे कहूं तो ये बताइए, क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? ऐसा तो नहीं था, पर महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया
सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बनाया ताकि पूरे राष्ट्र का संकल्प उठे। वैसे मोदी जी ने ताली थाली को बनाया। और अगर आप ऐसे कहते तो बताइए क्या चरखा चलाने से अंग्रेज चला गया? इसलिए मैं कहता हूं, जब बात करें इतनी बड़े सामाजिक मनोविज्ञान के राजनीति के लोग बात करें तो गंभीरता से बात करें, ना कि उपेक्षा, तिरस्कार और हास्यास्पद बातें करें। शहजाद पूनावाला बहुत देर से अपना हाथ उठा रहे हैं जी। नहीं, सुधांशु जी के उदाहरण को एक कदम आगे ले जाया जाए तो क्या साइकिल चलाने से समाजवाद आ जाएगा, जबकि खुद आप सैफई में करोड़ों रुपए खर्च करें और आलीशान बंगले में रहे? पर बहरहाल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि देखिए, यहाँ पर आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया। कुछ लोगों को चाइना के आंकड़ों पर भरोसा है। वही चाइना जहां पर आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, वहां पर कहा जा रहा है एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर कोविड का आउटब्रेक हुआ है। पर अपने देश पर, जिस पर बिल गेट्स ने वही टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखकर कहा है कि भाई देखिए, अब बिल गेट्स तो मुझे नहीं पता, सुधांशु जी आरएसएस के सदस्य तो है नहीं अभी तक, तो उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए वैक्सीनेशन के विषय में। WHO ने वाहवाही की है। तो चाइना पर कितना भरोसा है कांग्रेस के लोगों को, यह आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए आपने मुफ्त नहीं दी। पंजाब में क्या हुआ नाविका जी, आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। अमीरों को वैक्सीन गरीबों से चुरा कर वो वैक्सीन प्रीमियम पर दी गई, पर गरीबों के मुंह से छीन ली गई वैक्सीन। ये करने वाले लोग, फतेह किट स्कैम में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, अजय अरोड़ा जी, बस मेरे पास 10 सेकंड का वक्त है। ये आरोप तो सही है, पंजाब में जो हुआ, कम से कम वो लोग बाकी देश को उपदेश तो ना दे। नाविका जी, जिस प्रकार पूनावाला जी ने बांटा और इन्होंने बात की चाइना की, झूला किसने झुलाया था चाइना वालों को, मुझे बता दें। अरे झूला छोड़िए, आप पंजाब की बात करिए जहां आपकी सरकार है। पंजाब में जो नोटिफिकेशन निकला था वो सही था। जब मीडिया ने और हमने उसका शोर मचाया तो वो विड्रॉ किया गया। भाई, नफा नुकसान का सवाल और अकाउंट पूछने वाले सरकार से जब खुद नफा नुकसान देख रहे थे, गरीबों से वैक्सीन छीनकर प्रीमियम पर बड़े अस्पतालों में दे रहे थे, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि आज जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए? मैं नहीं जानती कि कौन सही है कौन गलत। मैं जानती हूं कि इस देश ने बहुत समस्याएं देखी कोविड के दौरान, पहले दौर में भी और उससे कहीं ज्यादा दूसरे दौर में। लेकिन हम निकले, इस आग से निकले, बाहर निकले और हमने फैसला किया कि हम हारेंगे नहीं, हम साथ चलेंगे और लड़ेंगे। बुरा वक्त आया, मुश्किलें आईं, लेकिन हम सब मिलकर बाहर निकले, साथ चले। हाँ, हमने एक कीमत भी अदा की, परिजनों को भी खोया। सही नहीं है, बुरा लगता है, लेकिन काल ही ऐसा था। उसके बाद जब ये कीर्तिमान है तो क्यों विपक्ष इतना कहने से कतरा रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यहां तक पहुंचे, आगे भी बढ़ेंगे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत होती है हम सबको, और खास करके उन फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स को जो रात दिन 1 साल 9 महीने से सेवा में लगे हुए। कम से कम उनका ही ख्याल कर लीजिए। बस आज सवाल का, पब्लिक का सवाल बस इतना ही है। आपसे लेती हूं इजाजत। ब्रेक के बाद आ रहे हैं सुशांत सिन्हा न्यूज़ की पाठशाला लेकर। जाइएगा मत, क्योंकि यहां टाइम्स नाउ नव भारत पर आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा।